नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी के साथ बहुत बड़ी विडंबना है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। मैंने कई वीडियो में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिया है। गुरुजनों, मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सक्षमता परीक्षा हेतु आप यदि आवेदन कर रहे हैं और आपको राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा देना अति अनिवार्य भी है। जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या फिर जो तीनों अटेम्प्ट में क्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कमिटी बना दी गई है। जो नियमावली के तहत अलग से विचार करने का जो बात कहा गया था, उस हेतु कमिटी गठित कर दी गई है एसीएस के पाठक की अध्यक्षता में, जिसमें सदस्य के रूप में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं, एससीईआरटी के अध्यक्ष साहब हैं, प्रारंभिक निदेशक हैं और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के निदेशक हैं। अब 1 हफ्ता के अंदर रिपोर्ट भी देने को कही गई है सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि वो रिपोर्ट दें कि जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे शौक से, या फिर जो सम्मिलित होंगे और तीनों अटेम्प्ट में यदि उनका क्षमता परीक्षा नहीं निकल पाता है, तो उनके साथ क्या करना है, उन्हें रखना है शिक्षक के रूप में या फिर हटा देने हैं। तो ये रिपोर्ट भी आ जाएंगे। अतः आप सभी नियोजित शिक्षक गुरुजनों को सक्षमता परीक्षा देना अति अनिवार्य है। तो इस हेतु आवेदन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भी करने हैं। दोनों प्रक्रियाओं से आप सभी एक-एक नियोजित शिक्षक को गुजरना है। तो ऑनलाइन आवेदन जो करने हैं उसमें ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, आपका स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं तो, एक सर्विसमैन है तो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्योंकि इसी आधार पर आरक्षण लेकर के आपका नियोजन, चाहे जब भी हो, नियोजन इकाइयों से हुआ है। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा क्या है? सवाल इसमें सबसे बड़ा है कि बहुत ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक, शिक्षिकाएं, गुरुजन हैं, जो आवेदन उन्होंने किया था, उस समय उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया, ओबीसी लगाया, ओबीसी एनसीएल, ईबीसी लगाया, एससी लगाया, एसटी लगाया या पीएच लगाया, या फिर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ओ लगा दिया या फिर एक सर्विसमैन से ओ लगा दिया। चूंकि उनको ऐसा लगता था कि जो मेरिट तैयार किए जाएंगे, क्योंकि मेरिट तो वेटेज के आधार पर तैयार किए जाते थे कि आपका मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, उसका वेटेज बनाया जाता था। उसके बाद आपका डीएलएड, बीएड का वेटेज बनाया जाता था। उसके बाद आपका सीटेट, बीटेट, एसटेट या फिर जो दक्षता है उसका वेटेज बनाया जाता था। अब इस आधार पर मेरिट बने हैं। अब हो भी सकता है ऐसा ना कि आपने आवेदन भले ही आरक्षण हेतु उस कैटेगरी में आपने किया, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना चाहते थे वो ईडब्ल्यूएस में किए, जो ओबीसी हैं वो ओबीसी एनसीएल दिए, जो ईबीसी हैं वो ईबीसी जाति प्रमाण पत्र दिए, जो एससी हैं, एसटी हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिए, और जो पीएच है दिव्यांगता प्रमाण पत्र उन्होंने दिया। अन्य जिस प्रकार से भी आपने आरक्षण लेने का प्रयास किया आपने दिया। लेकिन आपका मेरिट जो तैयार किया गया, आपका मार्क्स इतने अच्छे थे, हर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता जो भी आपने परीक्षाएं दी उसमें, कि आपका मेरिट जो है वह यूआर का जो मेरिट तैयार किया गया उसका टच कर गया या फिर उससे भी अधिक हो गया। अब चूंकि नियम है कि यदि आप भले ही आपने आवेदन किसी भी आरक्षित कोटे से किया हो, लेकिन आपका मेरिट यदि यूआर के बराबर या उससे अधिक होता है, तो आप अपने कैटेगरी से जंप करके और यूआर के रिक्ति पर आप जगह बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब हो सकता है कि आपका सिलेक्शन उस आधार पर हो गया हो। अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न हो रहा है सभी हमारे बहुत सारे ऐसे मेरिटोरियस जो गुरुजन हैं, कि अब उनका चयन या नियोजन चूंकि यूआर कैटेगरी में हुआ है, सामान्य कैटेगरी में हुआ है, अनारक्षित कोटे में हुआ है, तो क्या अभी वो जो आवेदन कर रहे हैं क्षमता परीक्षा हेतु, वो जाति प्रमाण पत्र या जो भी आरक्षण संबंधित उन्होंने कागजात देना चाहिए, जिस कैटेगरी में वो हैं उन्हें देना चाहिए अथवा नहीं? तो इसका समाधान यही है कि यदि आपने नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित होने के उद्देश्य से आरक्षण का लाभ लेने के लिए यदि आपने आरक्षण संबंधी कोई भी कागजात उस समय जमा करवाए हैं, तो फिर इस समय भी आपको जमा करा देने चाहिए। और यदि आपने यूआर से ही आवेदन किया था और यूआर से ही आप सिलेक्टेड हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अर्थात आपने उस समय जब नियोजन इकाइयों से नियोजन चल रहे थे, उस समय आपका सिलेक्शन यूआर में हुआ। यूआर में इसलिए हुआ कि आपने यूआर में ही आवेदन ही किया था, आपने कोई कैटेगरी वाइज आरक्षण लेने के लिए आपने कोई कागजात नहीं दिए थे। तो जब उस समय कागजात नहीं दिए थे, तो इस समय भी कागजात नहीं देने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यदि उस समय आपने आरक्षण का लाभ लेने हेतु कोई भी कागजात आपने पेश किया है नियोजन इकाइयों के समक्ष, भले ही आपका चयन या नियोजन यूआर सामान्य अनारक्षित कोटे में हो गया हो, फिर भी आपको हर हाल में कागजात जमा कराने हैं जिस भी कैटेगरी से आप हैं। जिस प्रकार टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, आपने देखा कि बहुत सारे मेरिटोरियस जो कैंडिडेट रहे, चाहे वो
जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन किया था, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से किए हों, ओबीसी एनसीएल में किए हों, चाहे वो ईबीसी से हों, चाहे एससी से हों, एसटी से हों, पीएच से हों, सभी ने कैटेगरी वाइज आवेदन किया और सभी ने आरक्षण का लाभ लेने हेतु कागजात पेश किए। लेकिन उसमें से बहुत सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट का मार्क्स इतने अच्छे आए कि जो कट ऑफ यूआर सामान्य अनारक्षित का बनाया गया उसका वो लांघ गए। इस वजह से उनका सिलेक्शन जो है वो कहां हुआ, यूआर कैटेगरी में चला गया। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हुए अर्थात काउंसलिंग हुए या उसके बाद उनका बीआरसी स्तर पर जो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, विद्यालय में जब योगदान देंगे तब उनका डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे या कभी भी उनको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो चूंकि उन्होंने आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ लेने हेतु उससे संबंधित कागजात उन्होंने दिया है आयोग और विभाग को, इसलिए जब भी डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा जाएगा तो सारे कागजात उन्हें देने होंगे, भले ही उनका चयन यूआर अनारक्षित सामान्य में ही क्यों ना हुआ हो। उसी आधार पर आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को भी भले ही आपका नियोजन इकाइयों के द्वारा चयन यूआर अनारक्षित सामान्य में हुआ हो, यदि उस समय आवेदन करते समय आपने आरक्षण का लाभ लेने हेतु कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश किया है नियोजन इकाइयों के समक्ष, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में अभी भी देने हैं, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये नए देने हैं या पुराना देना है। तो जो जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो ओबीसी एनसीएल हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो ये तो जाति बदलने का चीज है नहीं, जाति तो बदल नहीं सकते हैं। तो जाति आपका यदि पुराना भी है, लेकिन ध्यान रखें कि वो जाति हैंडराइटिंग वाला नहीं होना चाहिए। वो जाति अभी जो करंट में बनाए जा रहे हैं, जिस पर क्यूआर कोड लगा हो और सीओ साहब का उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो, तो आपका मान्य है। ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो करंट फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस होने चाहिए, 1 साल के अंदर का आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। पीएच सर्टिफिकेट का यदि बात करें तो पीएच 2 तरह से बनते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी, अर्थात अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई और अस्थाई, जिसका अस्थाई है अर्थात परमानेंट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्थाई जिनका है और यदि जितने दिनों में रिन्यूअल कराने का तिथि तय होता है, यदि वह पार कर गया है तो फिर उनका मान्य नहीं होगा, उन्हें रिन्यूअल करा करके ही पीएच सर्टिफिकेट देने होंगे। और जो एक सर्विसमैन है तो उनके पास है ही, जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है तो उनके पास है ही, तो वो आप देंगे। तो ये कागजात आपको जमा करने हैं। इसके अलावे सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता अर्हता से संबंधित कागजात भी देने हैं और आधार कार्ड भी आपको देना है। उसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन का जो आवेदन संख्या है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी आपको देने हैं ऑफलाइन आवेदन करते समय। मैंने आपको बता दिया है कि जो कागजात देने हैं वो मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद जो बीएड डीएड का देंगे वो अंक पत्र या प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई एक। जो आप पात्रता संबंधी सीटेट एस्टेट बीटेट जो किए हैं आपने या दक्षता परीक्षा आपने दिया है तो उससे संबंधित आपका एडमिट कार्ड या प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई एक, और एक अंक पत्र तो हर हाल में चाहिए, ये आपको हर हाल में जमा कराने हैं। आधार कार्ड जो आप देंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर जो करेंट चालू है वो उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम के बाद काउंसलिंग होंगे तो ओटीपी के जरिए ही आपका काउंसलिंग होगा। ये आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये अप टू डेट रहना है। उसके बाद आपका जो सर्विस बुक है वो भी आपको प्रधानाध्यापक से सत्यापित करके देने हैं। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, साथ ही पासबुक को लेकर के भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये दोनों के लिए आपको चिंता नहीं करना है। बाकी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया आप सब जो है उसी आधार पर आपको देने हैं हर हाल में। और बाकी जो कंफ्यूजन था आपको ईडब्ल्यूएस और जाति प्रमाण पत्र और अन्य आरक्षण संबंधी कागजातों को लेकर के कि इन्हें क्या देना है, उससे संबंधित मैंने आपका इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन दे दिए हैं। यदि इसके बावजूद आपके दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार के दुख दुविधा संशय भ्रम सक्षमता परीक्षा को लेकर के होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। यदि वहां संभव हो पाएगा तो मैं वहीं आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन वह समस्या यदि व्यापक स्तर पर होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं उस समस्या का समाधान देने का प्रयास करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे द्वारा बताए गए, हमारे द्वारा दिए गए और हमारे द्वारा जो भी समाधान बताए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हो रहे होंगे। संतोषजनक तरीके से आपको बेहद ही सरल भाषा में, सहज भाषा में आपकी सारे दुख दुविधा भ्रम संशय समस्या का समाधान मिल पा रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप ही सबके गुरुजनों का आशीर्वाद से मैं इस काबिल हो सका हूं कि आपको कुछ बता पाऊं, आपके समस्या का समाधान कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा जताने के लिए और हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। जय हिंद।